Welcome back, students, to Chemistry Concept. This is Pankaj Singh, and the chapter which we are going to start today is hydrogen. Class 11th, chapter number 9, second book का chapter है ये. बहुत आसान है, बहुत आसान chapter है. इतना कि कई बार तो बच्चे इसको पढ़ते भी नहीं हैं और यही गलती कर देते हैं. ज़रूर पढ़ना चाहिए, नंबर फ्री के हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो सब चैप्टर्स में होता ही है. इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग एक बार में पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, सारी मेन चीजें फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट. हाइड्रोजन. ओके, इस चैप्टर में एज द नेम सजेस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एलिमेंट एच, हाइड्रोजन. तो चैप्टर स्टार्ट होता है सीधे इस कहानी से कि हाइड्रोजन has the simplest atomic structure among all the elements in the nature. सबसे जो सिंपल एटम है वो हाइड्रोजन का होता है. शायद आपको पता होगा कि हाइड्रोजन में जनरली एक इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका कोई अगर आइसोटोप ना हो तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दैट्स इट. न्यूट्रॉन होता ही नहीं है. एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1. सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है, पहला एलिमेंट बोल दो पीरियोडिक टेबल का, और सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है इसकी. अच्छा, ये एग्जिस्ट कैसे करता है क्लास? नेचर में इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये है एक गैस. दैट्स इट. एंड दैट्स वाई इस H2 को बोला जाता है डाई हाइड्रोजन. तो कभी डाई हाइड्रोजन वर्ड यूज हो रहा है तो समझ जाना वो H2 की बात कर रहे हैं. कभी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो भी समझ जाइएगा वो H2 की बात कर रहे हैं. एनीवे, सब तो कहानी है. सबसे पहली चीज जो आपके काम के इस चैप्टर में, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, एंड इट इज नॉट फिक्स्ड. यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, भले कुछ भी पढ़ लो, कि वाई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज नॉट फिक्स्ड. हमारी पीरियोडिक टेबल में देखना, हाइड्रोजन को अलग से एक जगह दी जाती है. अलग से क्यों दी गई है? किसी ग्रुप के ऊपर रख दो उसे. नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन है. तो यही है, लाइक अगर आप देखेंगे, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. हाउएवर इट्स प्लेसमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन द पास्ट. ठीक है, सारी की सारी कहानी है. अच्छा, क्वेश्चन कम्स वाई वी आर नॉट एबल टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. हम उसको क्यों अलग से रखते हैं? क्योंकि देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन है ना, इसकी प्रॉपर्टीज दो एलिमेंट से मिलती है, दो ग्रुप से मिलती है. पहला एल्कली मेटल्स विच इज फर्स्ट ग्रुप, और दूसरा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है हैलोजन से विच इज ग्रुप नंबर, आई होप आपको मालूम हो, यहाँ नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ, ग्रुप नंबर 17. अब किसी एलिमेंट को ग्रुप में रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलैरिटी. अब हमारे हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी तो ग्रुप 1 के साथ भी है और ग्रुप 17 के साथ भी है, तो किस में रखें उसे? यही एक रीजन है वाई पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड, बिकॉज इट शोज सिमिलैरिटी विद बोथ ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 17. लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम भी है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज ना तो ग्रुप 1 से मिलती है ना ग्रुप 17 से मिलती है, दोनों के साथ इनकी कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं. तो अभी इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 से मिलती है, कौन सी प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 से मिलती है. तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आप सबको पता होगा, पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 1 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1. हाइड्रोजन इज S1. अगर आप लिथियम देखोगे, देखो हाइड्रोजन होता है 1s1, लिथियम होगा 2s1. जस्ट अ मिनट. सोडियम हो जाएगा 3s1, पोटेशियम हो जाएगा 4s1. तो ये तो देख करके ऐसा लग रहा है कि भैया इसको तो ग्रुप 1 में ही होना चाहिए. लेकिन तो अगेन, लेकिन एट द सेम टाइम हाइड्रोजन को अपनी शेल को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 1, क्योंकि इसकी फर्स्ट शेल है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. तो इसको अपनी शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये प्रॉपर्टी इसकी ग्रुप 17 से मैच करती है. सो ऑन द अदर हैंड, like halogens, it has some properties. It is short by only
1 इलेक्ट्रॉन टू कॉरेस्पॉन्डिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो नोबल गैस बन जाएगा हीलियम। और अगर नोबल गैस और हमारे ग्रुप हेलोजन हेलोजन यानी कि ग्रुप 17 वालों को भी अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो भी बन जाएंगे नोबल गैसेस। तो ये प्रॉपर्टी तो इसकी मैच हो गई किससे? ग्रुप 17 से। इसके अलावा मैं अगर आपको अलग से ही लिख दूं तो ग्रुप 1 के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैच होती है, आप इसके नोट्स ही बना लीजिएगा। सबसे पहली तो ग्रुप प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी प्रॉपर्टी है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, वैसे ही H पॉजिटिव यानी मोनो वैलेंसी। अच्छा, ग्रुप 17 से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैच होती हैं? फिर से सेम, नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी मैच होती है ग्रुप 17 से, डाई अटोमिक। जैसे हमारा H2 डाई अटोमिक है ऐसे ही F2Cl2 Br2 भी डाई अटोमिक है। एक और प्रॉपर्टी ग्रुप 17 से मिलती है, दे ऑल आर नॉन मेटल्स। ग्रुप 17 वाले भी सारे के सारे नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो यही कहानी है। अब और दूसरी चीज एक और प्रॉपर्टी मिलती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑल्दो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता तो है लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन देना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कई बार F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव की तरह हाइड्रोजन हमारा H नेगेटिव भी बना लेता है। तो देखते हैं क्या आपकी एनसीईआरटी में सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेंशन्ड है। मेरे ख्याल से तो होगी, देखते हैं। हाइड्रोजन therefore has resemblance to alkali metal which lose one electron to form unipositive ion, वही H positive, Cl, Na positive etc. as well as halogen which gain one electron to form uninegative ion। बिल्कुल, हमारा हाइड्रोजन H पॉजिटिव भी बना सकता है, H नेगेटिव भी बना सकता है। H पॉजिटिव वाली प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से मिल गई, H नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी ग्रुप 17 से मिल गई। इन द सेम वे, जस्ट लाइक alkali metal, hydrogen forms oxide, halides and sulfides। ये क्या बात है? आपने K2O सुना होगा, ऐसे ही H2O होता है। Na2O2 बनता है, ऐसे ही H2O भी बनता है। KCl सुना होगा, NaCl सुना होगा, ऐसे ही HCl भी है। आपने Na2SO4 देख सुना होगा कभी, ऐसे ही H2SO4 भी होता है। जैसे Na2S होता है ऐसे H2S भी होता है। मतलब जो कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स मेनली यहाँ पे लिख रखे हैं, ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स। ये एक हाइड्रोजन के वैसे ही उसी टाइप के होते हैं जिस टाइप के ग्रुप 1 के होते हैं। हाउएवर, अनलाइक एल्कली मेटल, दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने बताया था, ऑल्दो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन देना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसके अलावा सारे के सारे ग्रुप 1 वाले जो हैं दे आर मेटल्स, बट हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। ठीक है। नाउ लाइक हेलोजन इट फॉर्म्स डायटोमिक मॉलिक्यूल, combines with elements to form hydrides and large number of covalent compounds। बिल्कुल जैसे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, वैसे ही अपना जो हाइड्रोजन है वो भी कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है। तो वही सारी की सारी बातें हैं। सो इंस्पायर्ड ऑफ the fact that hydrogen to a certain extent resembles both alkali metals as well as halogen, it differs from them as well. That's why for this reason we are not able to decide the position of hydrogen and we place it separately। और कुछ अगर आप इसके अंदर पढ़ते हैं तो आपकी श्रद्धा है और कुछ आपके काम का नहीं है। काम का बस इतना है कि हाइड्रोजन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है। अब बात आती है डाई हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब एग्जिस्ट कैसे करता है। तो जो अपना डाई हाइड्रोजन है अपने यूनिवर्स का, डाई हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन।
यूनिवर्स में आपको पता होगा जब कुछ नहीं था तो हाइड्रोजन था, फिर एक बिग बैंग हुआ, बड़ा सा ब्लास्ट हुआ हाइड्रोजन के गोले के अंदर, और उससे पूरी का पूरा यूनिवर्स बना। अपना सन इज ऑल्सो हाइड्रोजन। तो यूनिवर्स पे जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है वो कौन है? हाइड्रोजन। और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ज़बरदस्ती की चीज़ें हैं, आपकी श्रद्धा हो तो आप पढ़िएगा। हम टू दी पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई हाइड्रोजन के होते हैं 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। अब इस सब को पढ़ने के लिए ना आपको मैं सीधे ये टेबल यहाँ पे होनी चाहिए थी यार, टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी ने टेबल नहीं दी, हम बनाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेट मी मेक सम स्पेस, गिव मी अ मिनट। देखिए हाइड्रोजन के होते हैं 3 आइसोटोप, प्रोटियम जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा होता है ड्यूटेरियम जिसको कई बार D से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा होता है ट्रीटियम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ऑल ऑब्वियस T से। ठीक, अब एक चीज और याद रख लीजिएगा, जब इतना कर ही लिया तो चलो कोई बात नहीं, पहले बता देते हैं अंतर तीनों का मास नंबर। हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो सॉरी प्रोटियम का 1 है, ड्यूटीरियम का भी 1 है, और ट्रीटियम का भी 1 है। इसीलिए तो ये आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स का मास नंबर सेम होता है, यानी कि इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सेम है। सॉरी, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, आई एम सॉरी मैंने मास नंबर बोल दिया, एटॉमिक नंबर। इन तीनों का एटॉमिक नंबर है 1। इन तीनों का जो मास नंबर है, आइसोटोप्स आर दोस्त जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, इनका जो मास नंबर है, प्रोटियम का 1, ड्यूटीरियम का 2, ट्रीटियम का 3, यही आता है डिफरेंस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखो, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तीनों का, तो तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स 1 ही होंगे। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया जाता है बाय डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटीरियम में कितना न्यूट्रॉन होते हैं? 1। ट्रीटियम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 2। दैट इज द मेन डिफरेंस। प्रोटियम हैज नो न्यूट्रॉन, ड्यूटीरियम हैज 1 न्यूट्रॉन, ट्रीटियम हैज 2 न्यूट्रॉन्स। एंड फॉर डिफरेंस इन दिस मास नंबर, प्रोटियम को कई बार H1, ड्यूटीरियम को H2 और ट्रीटियम को H3 बोलते हैं। तो ठीक है, बस यही डिफरेंस था इन सब के अंदर। देखिए, these isotopes differ from one another in respect to presence of neutron. Ordinary hydrogen, which is protium, has no neutrons. Deuterium, which is called sometime heavy hydrogen, has 1, and tritium has 2 neutrons. That's it. और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, 3 आइसोटोप्स होते हैं, बात ही खत्म। बिल्कुल। अच्छा नहीं, एक चीज़ और, जो अपना ट्रीटियम है ना, लास्ट वाला ट्रीटियम, दिस इज रेडियो एक्टिव, इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है, तो शायद यहाँ लिखा हो, नहीं लिखा क्या? द ट्रीटियम of these isotopes, only tritium is radioactive and emits low energy beta particles. Tritium is radioactive. खत्म बात। के आगे और कुछ नहीं पढ़ना। प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन कैसे बनाया जाए? तो सबसे पहला मेथड हाइड्रोजन का बनाने का आपने पढ़ा होगा, व्हेन मेटल रिएक्ट विद HCl दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो जिंक को HCl में डालिए या किसी एसिड के अंदर डालिए, जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। दूसरा तरीका, आप जिंक की रिएक्शंस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराइए तो भी आपको सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक, अगेन ये किसी काम का नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं आता इसके अंदर। कमर्शियली कैसे बनाते हैं? ये तो लैब में बनाया हमने, लैब में बनाते हैं जी, HCl लिया, उसमें जिंक डाला, बिकॉज जिंक और HCl दोनों कॉस्टली हैं, तो इंडस्ट्रीज में बनाने के लिए हम यूज़ नहीं करते, इंडस्ट्री में हम सस्ते मेथड ढूंढते हैं। तो पहला तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
एसिडिफाइड वाटर, आप सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये एक तरीका हुआ। इसके अलावा एक और तरीका है, तो मतलब जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में, और कुछ फर्जी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका, आप वाटर की जगह यू कैन डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। लिखा है यहाँ पे, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। आई होप आपको मालूम है ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है। ब्राइन सोल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। तो जब आप NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तब भी आपको क्लोरीन मिलेगा। ये रिएक्शंस आपसे कोई नहीं पूछने वाला, कोई भी नहीं पूछने वाला। लेकिन लेकिन जस्ट अ सेकेंड, अगली दो रिएक्शंस बहुत काम की हैं, बहुत ज़्यादा काम की, अब जो पढ़ने वाले हैं। आपके पास अगर कोई हाइड्रोकार्बन है और अगर आपने उस हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन वाटर के साथ कराई at very high temperature in presence of nickel or sometime iron as a catalyst, तब आपको मिलता है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और ये जो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है ये बहुत ज़्यादा काम का है इंडस्ट्रियली, और इसको बोलते हैं सिंथेसिस गैस या शॉर्ट में सिन गैस। एग्जाम में आएगा। और वैसे इसे वाटर गैस भी कहते हैं। तो पूछ सकते हैं व्हाट इज वाटर गैस। वाटर गैस इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कैसे बना, किसी भी हाइड्रोकार्बन की वाटर वेपर के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करवा के। अच्छा, now because this mixture of carbon monoxide and hydrogen is used for synthesis of methanol, it is also called synthesis gas और syn gas। वैसे आजकल सिन गैस को बनाने का एक और तरीका है, क्यों हाइड्रोकार्बन यूज करना। हमने बाद में देखा कि अगर मैं खाली हाइड्रोकार्बन की जगह खाली कार्बन भी यूज करूँ ना, कोल, और उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराऊँ एट हाई टेम्परेचर, तो भी हमें तो भी हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी कि वाटर गैस या सिन गैस मिल जाती है। तो हमें अब हाइड्रोकार्बन की जगह वी कैन यूज ओनली कार्बन ऑल्सो, and this particular technique of converting carbon into carbon monoxide and hydrogen mixture is called coal gasification. The process of producing syngas from the coal is called coal gasification। एक एक लाइन काम की है यहाँ पे, एक एक लाइन। अब लेकिन अब आप पूछ सकते हैं ये क्या कर रहे हैं आप, हम तो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों क्यों बनाने लगे। तो चलिए उसको भी आप सही कह रहे हैं। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं जी मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन नहीं चाहिए, मुझे खाली हाइड्रोजन ही चाहिए, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है ना, इसको एक बार फिर से वाटर के साथ और रिएक्ट करवा देंगे, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा हाइड्रोजन मिल जाएगी। मतलब the production of dihydrogen can be increased by reacting carbon monoxide of the syngas mixture with steam in presence of iron chromate as a catalyst। आप ये जो syngas बना है इसको दोबारा वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करा दो और हाइड्रोजन मिल जाएगी आपको। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक, अच्छा, डन डन डन। बाकी कुछ मतलब नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या ही बतानी वाटर की, आपको सब जानते हैं आप लोग। इट इज ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस एंड हाईली कंबस्टिबल गैस। दैट्स इट। और हाइड्रोजन के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, वाटर तो नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये पढ़िएगा कि एक्चुअली जो हाइड्रोजन है ना, इट इज रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। आपने शायद ये कभी पढ़ा है कि हाइड्रोजन बर्न्स विथ पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन में तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। हम आपने कहा होगा हमारे सन के अंदर भैया हाइड्रोजन जल रही है, हाइड्रोजन बॉम्ब भी बनते हैं, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन तो बहुत डेंजरस चीज़ है। या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अगर सही में हाइड्रोजन इतना ज़्यादा कंबस्टेबल है और ऑक्सीजन उसकी जलने में हेल्प करता है,
और यूनिवर्स में इतना सारा हाइड्रोजन है तो पूरे यूनिवर्स में आग क्यों नहीं लगी हुई? उसका आंसर ये है, हाइड्रोजन जलता तो है लेकिन जलने के लिए उसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन अपने आप जलने लगेगा, उसको जलाने के लिए, उसकी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपको बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो बर्न करना स्टार्ट होगा। मतलब कह सकते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हमारे एटमॉस्फेयर में उतना टेम्परेचर नहीं है, इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर में वो इनर्ट है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है किसी के साथ में। तो यहाँ पे रीज़न है कि it is inert at room temperature, it generally doesn't react. This is due to the high hydrogen bond enthalpy. Okay, done. सो ये रिएक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि रिएक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है। ओके फाइन, डन 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 डन। और भी कुछ है? और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाता है? इट कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन, it can gain one electron and it can also do sharing to form single covalent bond. तो हाइड्रोजन किसी भी तरीके से बॉन्ड बना सकता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्शंस हम सब जानते हैं, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट फॉर्म्स HCl। तो जब भी हाइड्रोजन किसी हेलोजन, हेलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये HX बनाएगा, क्लोरीन के साथ HCl, फ्लोरीन के साथ HF, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन दो कंपाउंड बनाता है, वैसे तो वाटर, और आपने सुना होगा ये एक और कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन फॉर्म्स अमोनिया, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। एल्कली किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल हैलाइड बनाएगा, जैसे सोडियम प्लस H2 विल फॉर्म NaH। सो विद मेटल इट फॉर्म्स कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स। दैट्स इट, और कुछ खास नहीं है इसके अंदर। लेकिन आपने ये ज़रूर सुना होगा, आपको एक रिएक्शन दिखाता हूँ, आप 10th क्लास में पढ़कर आए होंगे कि जब भी कि इट इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एल्कीन इनटू एल्काइंस, इनटू एल्केन्स। अगर आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें हाइड्रोजन पास कराइए इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड प्लैटिनम, आपको मिल जाएगा CH3 मीन्स यू कैन कन्वर्ट vegetable, so it is used for hydrogenation of vegetable oils using nickel as a catalyst. मतलब it is used for converting alkene into alkane. Apart from this, there is one more reaction of hydrogen that is called hydroformylation of olefins, ठीक है। अगर आप ऑलिफिन मतलब एल्कीन, अगर आप हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर गैस, इसकी रिएक्शन एल्कीन के साथ बना दें तो ये एल्डिहाइड बना देता है, और अगर फर्दर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ एल्कीन्स टू फॉर्म एल्डिहाइड विच फर्दर अंडरगो रिडक्शन टू गिव अल्कोहल्स। ठीक है, डन, कुछ खास नहीं है इसमें। अब देखिए यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी कुछ खास नहीं है। फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है, वाटर गैस जो है वो मीथेनॉल बनाने में यूज़ होती है, कुछ खास नहीं है, पढ़ेगा यूजलेस, मतलब कोई नहीं पूछता इसमें से, कोई क्यों पूछेगा आपसे कि हाइड्रोजन के यूजेस बताइए, व्हेन देयर आर सो मेनी थिंग्स टू आस्क। जो अगली काम की चीज़ है दैट इज हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स मीन्स कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। और याद रखिएगा बहुत ज़रूरी, 3 टाइप के हाइड्राइड्स होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक, ठीक है। आयनिक हाइड्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड सेलाइन हाइड्राइड, कोवेलेंट्स आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, मेटालिक आर आल्सो कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। बहुत ध्यान से पढ़ना। आयोनिक हाइड्राइड्स, देखिए जब हाइड्रोजन किसी s ब्लॉक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ? s ब्लॉक एलिमेंट के साथ, तो वो बनाएगा आयोनिक हाइड्राइड। व्हाई आयोनिक? because hydrogen is a non-metal and s block elements are metals। तो यहाँ जो हाइड्राइड बनेंगे वो बनेंगे by electron
ट्रांसफर, दैट्स इट, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. व्हाट आर आयोनिक हाइड्राइड्स? लेट मी रिपीट, दीज आर द हाइड्राइड्स फॉर्म्ड by compounds formed by hydrogen with s block elements group 1 group 2. They are formed by transfer of electrons, that is ionic bonds. They are called ionic hydrides. इसके अलावा क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड्स हैं, दैट्स वाई they show properties like they are crystalline, non-volatile, non-conducting in solid state. However, they conduct electricity in their molten state. On electrolysis they liberate hydrogen gas at anode. बिल्कुल वही कहानी है जो किसी भी आयनिक सॉलिड की होती है. और इन कंपाउंड्स में जो हाइड्रोजन है ना, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव. ठीक, और कुछ नहीं पढ़ना. इसके अलावा दूसरे होते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. दीज आर दी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, और ये कैसे बनते हैं? ऑब्वियसली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज पी ब्लॉक वाले भी नॉन मेटल्स और ये भी नॉन मेटल्स. ठीक, अब जो बीइंग कोवेलेंट दे आर वॉलेटाइल कंपाउंड्स, वही मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर इजीली. अब जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स है ना, दे आर ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स, दे आर और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, दे आर ऑफ थ्री टाइप: इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच. वैसे तो नाम ही सफिशिएंट है, बट स्टिल देखो, पी ब्लॉक में कौन कौन होता है? ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18 को हटा देते हैं, वो नोबल गैस है. तो जो ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स है ना, इनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स. और जब भी ये कंपाउंड बनाते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के बाद इन बेचारों के पास हो पाते हैं सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 नहीं हो पाते. सो उनके जो कंपाउंड्स हैं दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उनका ऑक्टेट पूरा नहीं है. इसीलिए these type of hydrides are called electron deficient hydride. Here, an electron deficient hydride is compound of hydrogen with group 13 elements. They are electron deficient compound, their octet is incomplete. इसके अलावा अगर ग्रुप 14 के साथ कोई हाइड्रोजन कंपाउंड बनाएगा ना, तो हाइड्रोजन तो इनके आउटर मोस्ट शेल जैसे कार्बन है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब 4 बॉन्ड बन गए तो 8 पूरे हो गए, ना इलेक्ट्रॉन कम है ना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. तो भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 13. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मीन्स कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 14. आई होप यहां लिखा हो. यस, electron precise are the compounds with group 14 elements. अब अगर कंपाउंड ग्रुप 15, 16 या 17 के साथ बनाया जाए ना, तो लोन पेयर बचा रह जाएगा. जैसे जब अमोनिया के साथ कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर. वाटर में देर आर 2 लोन पेयर. HF में फ्लोरीन हैज 3 लोन पेयर. सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच. सो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स are the compounds of hydrogen with group 15 to 17, जैसे अमोनिया, वाटर एंड HF. That's it, इतनी सी बात थी, खत्म. सबसे जरूरी पोर्शन है इस चैप्टर का, पक्का पक्का आएगा इसमें से क्वेश्चन. इसके बाद में मेटेलिक हाइड्राइड. एस देखो बचे कौन? S और P की बात कर ली. तो दीज आर दी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स. इनमें होता क्या है, कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनता. लेट्स से आयरन है, तो आपको पता होगा बहुत सारे आयरन के एटम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और उनके बीच में ना कई बार ये खाली सा स्पेस रह जाता है. तो इस खाली से स्पेस में जाकर के हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाती है. बॉन्ड वॉन्ड नहीं बना, उनके क्रिस्टल में जाके बस वो ट्रैप हो गई. मेटालिक हाइड्राइड्स. और वो जो वॉइड है ना, वो जो खाली स्पेस है जहां हाइड्रोजन ट्रैप हुई है, उसे कई बार इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. देखो यहाँ पे लिखा है, लिखा है या नहीं है लिखा? नहीं, देखो हाइड्रोजन ऑक्यूपाइंग, या वर्ड यूज है, हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट्स इन द मेटल लैटिस प्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्शन विदाउट एनी चेंज इन इट्स टाइप. वो कहानी वही है बस, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना आपको, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. दैट्स इट, हो गया, खत्म बात. फिर बात आती है वाटर की. वाटर क्या है? तो क्या आपको वाटर नहीं मालूम?
जस्ट अ सेकेंड। हम में से कौन है जो वाटर को नहीं जानता? वाटर का फॉर्मूला H2O। ह्यूमन बॉडी में 65% वाटर है, कुछ प्लांट्स में 95% वाटर है। तो क्या ये सब 11th क्लास में पूछा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इवन यू कैन प्रोडिक्ट के एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड होता है। वाटर का कोई कलर नहीं होता, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती। अगर ये तीनों आने लगे, कलर लगने लगे, टेस्ट लगने लगे, स्मेल आने लगे, मतलब वो कंटेमिनेटेड वाटर है। और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, बस एक चीज़ पढ़िएगा। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आपको नहीं मालूम है, एक वीडियो बनाई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर मैंने बहुत पहले, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन वॉच। बहुत ज़रूरी होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल की वजह से, इसीलिए वाटर हैज़ हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ इवेपोरेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और कुछ भी नहीं इसके अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो देखिए वाटर का फॉर्मूला H2O। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में थे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। दो यूज हो गए बॉन्ड बनाने के लिए, दो लोन पेयर बचे रह गए। तो वाटर की स्ट्रक्चर होती है बेंट, दो बॉन्ड पेयर्स और दो लोन पेयर के साथ में। इसका बॉन्ड एंगल होगा 104.5, बॉन्ड लेंथ होती है 95.7 पिकोमीटर। दैट्स इट। और कुछ इसमें काम का बिल्कुल भी नहीं, कोई आपसे पूछने भी नहीं वाला। ठीक। तो अगली चीज आपको क्या पढ़नी है? स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ना आपस में जुड़े होते हैं थ्रू थ्रू अ बॉन्ड कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक बॉन्ड नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में अटैच्ड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उनकी ना कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें बहुत सारा खाली स्पेस होता है बीच में। और इस खाली स्पेस में ना कई बार लिक्विड वाटर, ये आइस की बात हो रही है, या कई बार एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, मतलब वॉट आइस ऐसा होगा कि बीच में ना फ्रीज होने के बाद वाटर में बहुत सारा खाली स्पेस होगा, उसमें एयर ट्रैप हो जाएगी। और उस एयर के ट्रैप होने की वजह से ही आइस एक्सपेंड्स। आप सबने सुना होगा आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। और आई वाटर इकलौता ऐसा सब्सटेंस है जो फ्रीज होने के बाद एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड किया, इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, इसलिए डेंसिटी कम हो गई। और क्यों एक्सपेंड किया? क्योंकि बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस में बहुत सारे वॉइड्स होते हैं, और उस वॉइड में वाटर, लिक्विड वाटर और कई बार इवन एयर ट्रैप हो जाती है, विच एक्सपेंड्स इट रेदर देन कंप्रेसिंग इट ऑन फ्रीजिंग। ठीक है, यहां लिखा देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स ice a rather open type structure with wide holes. These holes can hold some other molecules of appropriate size. Done. And for this reason interstitially, and for this reason it expands and it floats over water. अच्छा, वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज, वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मीन्स देखो, एक होता है एसिड, एक होता है बेस, एक होता है न्यूट्रल। एसिड बेस पता है, न्यूट्रल वो विच इज नाइदर एसिड नॉर बेस। एक होता है एम्फोटेरिक विच इज एसिड एज वेल एज बेस। तो वाटर इज एम्फोटेरिक। वाई वाटर इज एम्फोटेरिक? बिकॉज वाटर रिएक्ट विद बेस एज वेल एज वाटर रिएक्ट विद एसिड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है water is amphoteric substance because it can act as acid as well as base, because it reacts with acid as well as base. तो water is amphoteric. अच्छा, एक वर्ड यूज होता है सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो प्रोटोलिसिस। देखो, वन वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल, और देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया H3O पॉजिटिव में, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया OH नेगेटिव में।
मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल ने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को एक H पॉजिटिव ट्रांसफर कर दिया, और इसी को बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस। और इसी की वजह से आप देखिए द वाटर कंटेन्स H3O पॉजिटिव जो कि एसिड्स की प्रॉपर्टी है, इट कंटेन्स OH नेगेटिव ऑल्सो जो कि बेस की प्रॉपर्टी है। वाटर बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस। एग्जाम में आएगा व्हाई वाटर इज एम्फोटेरिक, वाटर इज एम्फोटेरिक बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ आयोनाइजेशन। ठीक, इसके अलावा कुछ वो गिनी चुनी रिएक्शंस गिवन है, ये आपको याद करनी है। ये वैसे जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ CO2 वाली, ये कौन सी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस। तो ये सब रिएक्शंस तो आपको याद करनी है। वैसे क्या ये एग्जाम में आएंगी? इस बार तो सिलेबस से काट ही दिया है CBSE ने, बट वैसे भी जनरली नहीं आती। अच्छा, इसके बाद सीधे आता है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। देखिए, हार्ड वाटर वो है जिसमें सोप काम नहीं करता, और सॉफ्ट वाटर वो है जिसमें सोप काम करता है। दैट्स इट। ठीक है, तो हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर झाग विद सोप, एंड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर गिव्स लेदर विद सोप। दैट्स इट। तो कैसे पता चलेगा कि भैया कोई वाटर हार्ड होगा या सॉफ्ट? सोप उसमें काम कर रहा है या नहीं। अच्छा, अब सोप काम क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, अगर वाटर में कई बार अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, तो वाटर हो जाता है हार्ड वाटर। ठीक, दैट्स इट। So what is hard water? Hard water is one which contains salts of calcium or magnesium, and because of presence of these salts of calcium and magnesium, hard water does not produce leather with soap, or soap does not work in hard water. That's it. अच्छा, अब क्या हो गया फिर? अगर आपके पास हार्ड वाटर्स पे आप सोप यूज करेंगे ना, तो झाग तो प्रोड्यूस नहीं होगा, उल्टा वो सोप जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा कपड़े के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ स्कम। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों? देखिए, जो हमारा सोप मॉलिक्यूल है ना, वो होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि वाटर में पहले से कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, तो जैसे ही वो बेचारा सोप मॉलिक्यूल हमारा पानी के अंदर जाएगा, वो कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन सोडियम को रिप्लेस कर देंगे, एंड दे कन्वर्ट दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ सोप इनटू कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सोप। अभी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ सोप है ना, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और वो जब वाटर में डिजोल्व ही नहीं होंगे तो झाग या फ्रॉथ कहाँ से बनाएंगे? वो ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्कम। ठीक है, तो लिखा है सोप कंटेनिंग, ये कुछ मतलब नहीं है। सोप reacts with hard water to precipitate out calcium and magnesium salt. That's it. अब कुछ और पढ़। अब देखो, जो हार्डनेस है वाटर की वो होती है दो टाइप की, वन इज टेम्पररी, अनदर इज परमानेंट। सीधी सी बात, आप वाटर को बॉईल करिए, अगर बॉइलिंग से हार्डनेस चली जाए इट इज टेम्पररी, और अगर बॉईल करने से ना जाए इट इज परमानेंट। खत्म बात। तो टेम्पररी हार्डनेस होती क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इट कैन बी रिमूव्ड सिंपली बाय बॉइलिंग। इट्स रिटन देयर, इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। जब बॉईल करेंगे तो जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होकर सेटल डाउन हो जाएगा। इन द सेम वे कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर सेटल डाउन हो जाएगा, जिसे हम फिल्टर कर लेंगे। तो पहला तरीका बॉइलिंग। दूसरा तरीका क्लार्क मेथड। अब बॉईल मत करिए, बॉईल करने में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, कोल इन्वॉल्व होता है, और कोल कितना कम है आपने न्यूज में सुन ही लिया होगा आजकल। तो दूसरा तरीका, आप इसके अंदर लाइम डाल दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करके सेटल डाउन कर लेगा। तो जो काम बॉईल करने से हो रहा था दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय एडिंग लाइम। ठीक है, लाइम, दैट्स इट। तो दैट इज कॉल्ड क्लार्क मेथड। तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का तो सिंपल तरीका बॉइलिंग या लाइमिंग। परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करें? थोड़ा सा मुश्किल है, बट और ये परमानेंट हार्डनेस होती क्यों है? परमानेंट हार्डनेस होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, क्लोराइड्स एंड सल्फेट।
अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है टेम्पररी हार्डनेस, और अगर क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स है तो परमानेंट हार्डनेस। सबसे पहला तरीका रिमूव करने का, वॉशिंग पाउडर नहीं, सॉरी, वॉशिंग सोडा। आप रिएक्ट करवाइए वॉशिंग सोडा के साथ, ये काम हो जाएगा, क्लोराइड कार्बोनेट में कन्वर्ट होके सेटल डाउन हो जाएंगे। दूसरा है कैल्गन मेथड। अब काम की चीज, कैल्गन क्या है? कैल्गन एक कंपाउंड है, सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है कैल्गन। ठीक, अब कैल्गन में क्या होते हैं, फॉर्मूला देख लीजिए, सोडियम आयन। आप जब कैल्गन को वाटर के अंदर डालेंगे, ठीक है, आप जब कैल्गन को वाटर में डालेंगे तो वो जो कैल्गन है वो पानी के अंदर जाएगा, सोडियम आयन रिलीज करेगा और वाटर से मैग्नीशियम आयन बाहर रिमूव कर देगा, या कैल्शियम आयन। हमें जनरली करना तो यही था ना कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिमूव करने थे, तो उसका तरीका, आप कैल्गन डालिए। कैल्गन एक सब्सटेंस है जिसके पास सोडियम आयन होते हैं, वो सोडियम आयन पानी में छोड़ेगा और बदले में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पानी से निकाल देगा, हार्डनेस विल गेट रिमूव्ड। एक ऐसा ही सिंपलर तरीका इज आयन एक्सचेंज मेथड, बट इस आयन एक्सचेंज मेथड में रेदर देन यूजिंग कैल्गन हम दूसरा सब्सटेंस यूज करते हैं जिसका नाम है जियोलाइट या परमेटाइट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं बेसिकली ये, इनके पास भी सोडियम आयन है, इनको भी पानी में डालिए, वो उससे अंदर सोडियम आयन रिलीज कर देंगे और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन लेकर के वाटर से बाहर आ जाएंगे। दैट्स इट, परमेटाइट। अच्छा, सिंथेटिक रेजिन मेथड भी ऐसे ही काम करता है। आप इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस डाल दीजिए विच इज सिंथेटिक रेजिन, वो भी पानी के अंदर जाएगा, सोडियम आयन रिलीज करेगा, मैग्नीशियम आयन बाहर निकाल देगा। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने का तरीका बॉइलिंग या फिर लाइम ऐड करना। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के दो तरीके, पहला, या तो आप उसकी रिएक्शन करवा दीजिए वॉशिंग सोडा के साथ, या फिर आप उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस डालिए जो अंदर सोडियम आयन रिलीज कर दे और उनके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन बाहर निकाल लाए। अब इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कैल्गन, एक सब्सटेंस का नाम है, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं जियोलाइट, एक और सब्सटेंस होता है, या फिर इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कोई दूसरा सिंथेटिक सब्सटेंस, सिंथेटिक रेजिन, और इसमें डिटेल में जाने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, दूसरी काम की चीज है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2 होता है। ये एक्सप्लोजिव है, ये पॉइजनस है, इसको बहुत ध्यान से यूज करना होता है। इसको बनाने का तरीका है बाय एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड। आपके पास बेरियम पेरोक्साइड है, उसकी रिएक्शन आप H2SO4 के साथ कराइए, आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा। दूसरा तरीका, आपके पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है पेरोक्सो डाइसल्फेट, उस पेरोक्सो डाइसल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, आपको फिर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, या फिर एक और तरीका है, एक कंपाउंड है 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोन्स, इन 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोन्स की आप इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, आपको फिर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस कलर का होता है? ये एक कलरलेस है, ऑलमोस्ट कलरलेस, पेल ब्लू होता है, इतना पेल कि ऑलमोस्ट कलरलेस। इसकी इट डिजॉल्व्स इन वाटर बहुत आसानी से, बट जो मैं काम की चीज पढ़ना चाह रहा हूँ वो ये कि इट इज एक्सप्लोजिव। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये भी एग्जाम में आती है। देखिए, इसकी स्ट्रक्चर गैस फेज और सॉलिड फेज में अलग अलग है। एक्चुअल में तो कुछ स्पेशल नहीं है, ये ऐसा ही है, 3D स्ट्रक्चर है H2O2। लेकिन आप जरा सॉलिड और गैस फेज में ध्यान से देखोगे ना, तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ अलग अलग है ना। 94 है गैस फेज में, बॉन्ड एंगल 101 हो जाएगा सॉलिड में। तो यहीं पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल में। ऑल्दो इस साल CBSE ने सिलेबस से काट दिया है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और अगले साल से ये बहुत काम की है स्ट्रक्चर, आपको बिल्कुल याद रखनी है। बोथ दी स्ट्रक्चर्स आर नॉन प्लेनर, दे आर 3D, बट क्या अंतर है आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा
देखिए, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये चीजों को ऑक्सीडाइज कर दे सकता है, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। ये चीजों को रिड्यूस भी कर सकता है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये एक्सप्लोजिव भी है, ये रॉकेट फ्यूल भी है। तो बहुत काम की चीज है। और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव है, बहुत जल्दी से ये अगर छोड़ दिया जाए तो ये डिकम्पोज हो जाता है लाइट के कांटेक्ट में आते के साथ ही इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डार्क बॉटल में क्यों रखते हैं। आप लैब में देखिएगा डार्क कलर की बॉटल में रखते हैं, एंड द रीजन इज क्योंकि ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में आके। इनफैक्ट अगर ये किसी मेटल के कांटेक्ट में आ जाए या फिर एल्कली के कांटेक्ट में आ जाए, एल्कली कहाँ होती है, ग्लास के अंदर होती है, तो ये जो डिकम्पोजिशन है और फास्ट हो जाएगी और तेजी से डिकम्पोज होने लगेगा। सो टू अवॉइड दिस हम कभी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ग्लास के कंटेनर में नहीं रखते। अगर रखना ही है तो इट इज स्टोर्ड इन वैक्स लाइन ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक वेसल इन डार्क, ठीक है। आप उसके अंदर वैक्स की लाइनिंग कर दीजिए सो दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे ग्लास के कांटेक्ट में ना आए। इसके अलावा थोड़ा सा यूरिया डाल दिया जाता है। कोई पूछ सकता है यूरिया क्यों डालते हैं बोतल में। इट एक्ट एज अ स्टेबलाइजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया यूरिया क्यों डालते हैं हम वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर, स्टेबल करने के लिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूजेस, बालों को ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स के लिए यूज करते हैं, सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन। कभी ये सुना नहीं होगा हाइड्रोक्विनोन, ये सुना है हाइड्रोक्लोरोक्विन, सुना है ना क्लास आपने, कोविड-19 बहुत फेमस हुई थी दवाई, वो इन्हीं ग्रुप के कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोक्विनोन। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेटिव, ब्लीचिंग एजेंट तो मैंने बता ही दिया, हमने पहले ही बात करी थी, और बता नहीं रहे वैसे मैं आपको बता दूं, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल, ठीक है। अब हमारा आखिरी चीज बचता है इस चैप्टर में, हैवी वाटर। देखो H2O इज नॉर्मल वाटर, D2O इज हैवी वाटर। डी मत पूछेगा क्या है, डी इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन का मास होता है 1, ड्यूटीरियम का होता है 2, इसलिए हाइड्रोजन का वाटर का मॉलिक्यूलर मास आएगा 18, ड्यूटीरियम का आएगा 20 ग्राम पर मोल, ठीक। अच्छा, और हैवी वाटर को यूज कहाँ करते हैं, एज अ कूलेंट यूज करते हैं, एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल वाटर से ज्यादा भारी है तो ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसको यूज करते हैं एज अ कूलेंट, या फिर इट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हैवी वाटर है, दैट्स इट। अच्छा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, बिल्कुल वाटर की तरह है। देखो आप सबने सुना होगा कि अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन, अगर नहीं भी सुना तो सुन लीजिए, वाटर के साथ कराऊं तो क्या बनता, कैल्शियम हाइड्राइड, सॉरी C2H2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शंस बिल्कुल वाटर की तरह ही होती है इसकी भी, बस आप देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में H की जगह D आ गया है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में H की जगह D आ गया है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ heavy water are also exactly same as normal water, that's it, कुछ नई चीज नहीं है। अगर सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो NaOH प्लस H2 निकलता है, तो जब हैवी वाटर के साथ कराएंगे तो NaOD प्लस D2 निकलेगा, सब कुछ सेम। एंड में चैप्टर बात करता है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में इतने ज़्यादा अमाउंट में है तो क्या हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, हाँ हम कर रहे हैं। आने वाले 5-10 सालों में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ आएंगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हाइड्रोजन जलेगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा, H2 प्लस O2 विल गिव वाटर, डबल फायदा।
एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में साफ पीने वाला पानी भी मिलेगा। आई होप एवरीथिंग इज ओके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी करिए। विल कीप ऑन अपलोडिंग सच वीडियोस। ये तो चैप्टर छोटा सा था, जल्दी से कर दिया। जनरली हमारी जो वीडियोस हैं वो बहुत सारे पार्ट्स में कवर होती हैं, और आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर की वीडियो चाहिए, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।